Hey everyone, this is Shweta Shalini again welcoming you all in Excellence Point. Okay, in today's session we are going to discuss something different. What? Actually what? What is different in today's session? Yes, what is different? The answer for this question is yeah. Can I score 100 by 100? Yes, I can score. But a question arises in our mind. People say, लोग कहते हैं, क्या? Is it a myth? क्या ये myth है? कोई जानता है इसका आंसर? क्या हो सकता है? If not, why I'm here? इसी को बताने के लिए आज का सेशन हमने डिजाइन किया है. Yes, will make you do that. That means आज का जो सेशन है हमारा वो इसी के लिए डिजाइन किया गया है. That how you can score 100 by 100 in English. अभी जैसे ही इंग्लिश की बात करते हैं हम, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं. वो चीज़ें होती क्या हैं? हम सोचते हैं इंग्लिश भाई इजी तो है, पर पढ़ेंगे तो एक रात पहले ही. क्यों? इजी है ना. पर जब मार्क्स आते हैं हमारे, तब क्या होता है हमारे साथ? क्यों 100 by 100 नहीं आते हैं? तब हमें वो 175 60 80 तक ही क्यों देता है? इसके भी तो रीजंस होंगे. बिल्कुल है इसके रीजंस, क्योंकि हम ही कहते हैं कि पेपर छूट जाता है, काफ़ी लेंदी होता है और उतना लिखना भी टफ हो जाता है. इन सभी चीज़ों का सॉर्टेड आंसर एक ही है, स्ट्रैटेजी. यस, स्ट्रैटेजी. What are those strategies we are going to discuss in today's class? Before moving further, मैं आप सबसे एक बात जानना चाहूँगी कि इंग्लिश को आप क्या समझते हैं? अपनी लैंग्वेज में आप खुद सोच कर देखिएगा, क्या इंग्लिश आपके लिए एक सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिला सकती है? बिल्कुल दिला सकती है. इंग्लिश आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं, कई एग्जाम्स के साथ साथ एक सूटेबल पर्सनालिटी, परफेक्ट पर्सनालिटी भी बना सकती है. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमें स्कोर कैसे करना है, बिगिनिंग कैसे करनी है अपनी. ओके, what are those basic points which we need to remember while studying English? At very first, सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, हमें याद रखना है कि डेली 1 hour स्टडी फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट. हम पढ़ते तो सारे सब्जेक्ट्स ही हैं, लेकिन इंग्लिश को भी अगर पर डे सिर्फ 1 घंटे पढ़ लिया जाए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम देते हैं 2 hours 3 hours whatsoever, लेकिन अगर इंग्लिश के लिए भी 1 hour, ओनली 1 hour गाइज, सिर्फ 1 घंटे निकाल लें आप अपने डेली रूटीन से, तो एक बेस्ट पर्क, दैट मीन्स एक बेनिफिट होगा आपके लिए कि आपकी डेली रूटीन में इंग्लिश ऐड हो जाएगी. तो हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा कि डेली 1 hour स्टडी स्ट्रैटेजी बनाइए. एट वेरी नेक्स्ट, यू डू नीड टू रिमेंबर अबाउट स्पेलिंग्स. ठीक है, हमें पता है इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं देखते हैं कि मार्क्स का डिडक्शन जो होता है, सबसे खास बात जहां आती है वो स्पेलिंग्स की आती है. ये स्पेलिंग्स में हमारे मार्क्स क्यों जाते हैं? ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी कॉपीज इवैल्यूएट होती हैं, आपका एग्जामिनर, बोर्ड एग्जाम की स्पेशली बात करूंगी मैं, जब एग्जामिनर आपका उस कॉपी को इवैल्यूएट करने के लिए बैठता है ना, तो उसके पास एक प्रॉपर आंसर की होती है. उस आंसर की से जब वो आंसर्स को करेक्ट करता है, यानी कि आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करता है, उसी वक्त उसे रीडिंग के दौरान ही आपके मिस्टेक्स दिखने लगते हैं, क्योंकि तो वो तो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट को बस एक नज़र ही तो देखना होता है. उस एक नज़र में उसे समझ में आ जाता है कि आपने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं. उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है. आप जितना ही लिखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे. लाइक एक्सपर्ट्स कॉपी चेकिंग कर रहे हैं ना, तो आप भी लिखने में एक्सपर्ट बन जाइए. ठीक है, अभी तीसरी बात जो हम करेंगे वो है हमारे राइटिंग स्किल की. अभी मैंने आपको मेंशन किया
लिखने की क्षमता। आप जितना लिखते हैं, आप कहते हैं आपका पेपर छूट गया। भाई कैसे पेपर छूट गया? आपने अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं किया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करिए। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है या कोई भी टॉपिक पढ़ रखा है, सबसे पहले कोशिश करिए उसको प्रिसाइज मैनर में या थोड़ा सा ब्रीफ मैनर में लिखते हुए उस कंटेंट को 2 से 3 लाइन में कवर करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप पढ़ने के बाद कितना लिख सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी। और साथ साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे जो है हमारा वर्ड लिमिट रिक्वायर्ड। यस, दिस पॉइंट, वर्ड लिमिट रिक्वायर्ड। हम जब लिखते हैं, कभी कभी लिखते लिखते हमें लगता है हमें बहुत आ रहा है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वर्ड लिमिट लिख रहा है। जब क्वेश्चन आपको कह देता है कि आपको मैंने वर्ड लिमिट दे दी है, तो आपको वर्ड लिमिट से आगे भी नहीं बढ़ना है और वर्ड लिमिट से कम भी नहीं लिखना है। क्योंकि देखिए भाई, मार्क्स तो आपके दोनों ही केसेस में डिडक्ट होने वाले हैं। दिस मीन्स अभी मैंने मेंशन किया मार्क्स डिडक्शन, एग्जैक्टली एग्जामिनर्स और इवैल्यूएटर्स यही करते हैं। वो ढूंढते हैं, सोचते हैं, देखते हैं कि कहाँ से इस बच्चे का मार्क्स डिडक्शन किया जाए। कर लेते हैं। कैसे करते हैं? उनको देखते ही, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। क्वेश्चन है 250 वर्ड लिमिट का और अचानक से बच्चा क्या कर रहा है, या तो कम लिख देगा या तो बहुत आ रहा है उस टॉपिक पर। वेल एंड वेल, लक है भाई, वो टॉपिक आता होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है, ट्राई टू वर्क ऑन वोकैबुलरी। लुक, अभी अगर आप एग्जाम से काफ़ी समय पहले तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी भी आपके पास टाइम है, आपको लगता है, वैसे तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, पर येट अभी भी आप चाहें तो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी यानी कि आप जितने अच्छे वर्ड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, वर्ड्स, जितने अच्छे वर्ड्स का यूज करेंगे। सपोज आपको ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, कुछ भी इंग्लिश में लिखने को आ सकता है, एज लाइक लेटर राइटिंग भी आती है, तो आप अच्छे वर्ड्स का यानी कि अच्छे वोकैबुलरी का यूज करेंगे तो जब आपकी कॉपीज इवैल्यूएट होंगी या फिर नेक्स्ट रीडर जो भी होगा उसको आपका कंटेंट पढ़ते ही समझ आ जाएगा दैट यस यू नो वेरी मच, और आपको बहुत कुछ आ रहा था, आपने अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया है, यू आर अ गुड राइटर एक्चुअली। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करिएगा या उन्हीं वर्ड्स को लिखिएगा जो आपको आता हो, जिसकी मीनिंग आपको बेसिकली पता हो। ऐसे वर्ड्स अपने आप को बहुत हाइप करने के लिए ऐसे वर्ड्स बिल्कुल मत लिखिएगा जिनको आप नहीं जानते या जिनकी मीनिंग ही एक्चुअली आपको नहीं पता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू नीड टू हाईलाइट योर वर्ड्स व्हाइल राइटिंग। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स और वर्ड्स। होता क्या है, जब हम सपोज आपने लिखा, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू राइट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी ये आपने साइंस के टर्म्स में देखेंगे, साइंस की हमने बायोलॉजी के टर्म से एक डेफिनेशन लिख रखी है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आपको पता है कि इस सिंपल सी डेफिनेशन में जो हाईलाइट करना है, आपने सेल के बारे में हाईलाइट किया है, दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी क्या होगा, जब भी कोई एवैल्यूएटर या रीडर इसको रीड आउट करेगा तो उसे तुरंत ही ये हाईलाइटेड वर्ड्स या हाईलाइटेड लाइन दिख जाएगी और समझ में आने लगेगा कि आपने करेक्ट। अभी हम लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं तो बोलते हैं स्टार्टिंग का इंट्रो अच्छा दो एंड एट द एंड अच्छी लाइन्स को कवर अप करो। सिमिलरली उसी तरह जब आप हाईलाइट करेंगे ना अपने कंटेंट को, तो वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव दिखेगा। एट वेरी नेक्स्ट, डिविजन ऑफ सेक्शन व्हाइल राइटिंग। इंग्लिश के पेपर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है सेक्शंस का डिवीजन। आपका अगर ये पेपर है, इस पेपर में आपको पता होना चाहिए कि जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, यू नीड टू डिवाइड सेक्शन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ए, सेक्शन बी,
एंड दिस इज सेक्शन सी। ऐसा करने से क्या होगा भाई? अभी मैम आप कह रही हैं ना कि सेक्शंस डिवाइड करने हैं। क्यों डिवाइड करने हैं? हमने नहीं करना है डिवाइड, आप नहीं करिए, ठीक है, लेकिन एक बार ये कॉपी भी लिख कर देखिए और एक बार बिना सेक्शन डिवाइड किए भी कॉपी लिख कर देखिए। डिफरेंशिएशन सबसे पहला क्या होने वाला है? क्लैरिटी। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, सेक्शन डिवाइड होने की वजह से हमें एक एक क्वेश्चन बहुत क्लियर मैनर में दिखाई देगा कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटेम्प्ट किया है, सेक्शन बी का क्वेश्चन 5 हमने अटेम्प्ट किया है। ये होता है। सेकंड चीज क्या होती है भाई? जैसे ही आपकी कॉपी सामने आती है, सामने आते ही कॉपी हमें समझ में आने लगता है सेक्शंस का डिवीजन है, बहुत ईजियर मैनर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे और कॉपीज बहुत क्लीन और टाइडी दिखाई देती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात बताई मैम ने। अभी जो एट द एंड मैम सब कुछ तो कर लिया हमने, लेकिन आप ये भी बताइए कि हमें तो सबसे पहले रीडिंग टाइम देते हैं, बोर्ड्स के पेपर मिलते हैं, कहते हैं 15-20 मिनट्स आप रीड करिए पेपर को। अब वहाँ भी तो कुछ बताइए कि ऐसा क्या करें जिससे कि वहाँ भी एक स्ट्रैटेजी बन जाए, हम भूले ना। होता क्या है हमारे साथ, हमने रीड आउट किया पेपर, जस्ट आफ्टर 15-20 मिनट्स उस टाइम तो याद था कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये रीडिंग के टाइम समझ में आ गया, लेकिन जस्ट 15-20 मिनट्स बाद जब आपने लिखना शुरू किया सब कुछ भूल गए, आप स्किप हो गया माइंड से। उसके लिए भी मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। यू कैन आस्क फॉर अ रफ पेपर बाय योर एग्जामिनर और इन्विजिलेटर, आई मस्ट से, जो भी आपके रूम में अवेलेबल हैं, या फिर वैसे भी बोलते हैं पेपर्स पे लिखना अलाउड नहीं है वाइल रीडिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें तो नहीं बिठा सकते, पर फिर भी एक रफ स्केच, एक रफ आइडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एसे का टॉपिक आया, आप सोचने लगोगे, या फिर आपने पैसेज रीड करना स्टार्ट किया, पैसेज रीड करते टाइम आपको वहाँ दिखने लगा कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप उसी वक्त क्या करेंगे, आंसर्स को एक रफ स्केच के आइडिया के थ्रू उस पेपर में उतार लेंगे और सेम चीज आप अपने ऐसे राइटिंग के लिए भी करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, देन इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे, एक समरी डिस्क्रिप्शन होगा, कंक्लूजन होगा, ये सब आपके दिमाग में आइडिया बन गया कि मुझे किस वाले पोर्शन में कितना कंटेंट कवर करना है। यही सारी चीज़ें मुझे आज के सेशन में आप सबको बतानी थी। हर बच्चा पढ़ता तो है, पर एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्कोर क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद टुडेज सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आपको कैसे वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनानी है। Thank you one and all. We'll meet you very soon in the next video. Thank you.